हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का यूट्यूब चैनल द स्टूडेंट एकेडमी पे। मैं हूं पीके मेहता, आप सबों को स्वागत करता हूं अपना इस एजुकेशनल अड्डा पे। दोस्तों, आज का जो सेट प्रैक्टिस है उसमें 50 क्वेश्चंस है और 50 क्वेश्चंस को पूरे तरीक़ा से एनालिसिस किया गया है। और ये वीडियो जो बनाया गया है वो बिल्कुल ही बीपीएससी प्रीलिम्स और सब इंस्पेक्टर और सचिवालय सहायक और एनटीपीसी के मेंस के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। इसमें बहुत सारे कंटेंट को शामिल किया गया और बहुत सारे कंटेंट जो है वो पिछले सेट प्रैक्टिस का रिवीजन कराया गया है। तो आप इस पूरे वीडियो को देखिए और बहुत सारे चीज़ आपको नए सीखने के लिए मिलेंगे और बहुत सारे कंटेंट जो आपको पीछे का वीडियो में बनाया गया है वो चीज़ भी आपको रिवीजन करने का मौका मिलेगा। दोस्तों, आपसे एक बात करनी थी कि हमारे वीडियो को देखते हैं, अगर आप हमारे वीडियो से कुछ सीखते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और उन दोस्तों तक भी शेयर करें जिनको इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को भी दबाएं ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए चलते हैं हम आज के सेट प्रैक्टिस के पहले क्वेश्चन की तरफ और क्या कहता है पहले क्वेश्चन, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है सार्वजनिक पद का अधिकार कैसा अधिकार है। पहला क्वेश्चन क्या कहा है कि सार्वजनिक पद का जो अधिकार है वो कैसा अधिकार है। तो सार्वजनिक पद का जो अधिकार है वह एक नागरिक अधिकार है। क्या होता है सार्वजनिक पद? सार्वजनिक पद का मतलब भारतीय संविधान में नियोजन और नियुक्ति के लिए जो भी अवसर प्रदान किए जाते हैं, जिस पद के लिए नियोजन और नियुक्तियां की जाती है सरकारी तौर पे, उसी को सार्वजनिक पद कहा जाता है। वो अधिकार भारतीय नागरिक को दिया गया है। आपको पता होगा कि भारतीय संविधान का एक आर्टिकल है जिसका नाम है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 में ये साफ साफ शब्दों में कहा गया है कि नियोजन और नियुक्तियों का अधिकार भारतीय नागरिकों को दिया गया है। यानी सरकारी पद पे जो भी नियोजन और नियुक्ति होगी उसमें भारतीय नागरिकों को नियोजन और नियुक्तियों का अधिकार दिया गया है। तो सार्वजनिक पद का जो अधिकार है वो किसके लिए है? तो नागरिक अधिकार है। और अनुच्छेद 16 में इसकी चर्चा की गई है। जैसे जो नौकरी वगैरह जो भी सरकारी संस्थान में मिलती है वो आपको इसी के अंतर्गत आती है, अनुच्छेद 16 के ही अंतर्गत। अब देखिए, यहाँ से अनुच्छेद 16 की बात की है तो अनुच्छेद 15 से लेकर अनुच्छेद 32 तक इतने इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो आपको एग्जाम में हर पेपर में क्वेश्चन यहाँ से रहते हैं। तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। तो आइए एक क्विक रिवीजन करते हैं हम इसका। देखिए, अनुच्छेद 15 के बारे में। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से धर्म, जाति, नस्ल, जन्म या उनके रहन सहन के आधार पर आप उससे भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यह आर्टिकल 15 कहता है। आर्टिकल 16 के बारे में हमने बताया आपको कि किसी भी व्यक्ति को, किसी भी भारतीय नागरिक को जो नियोजन या नियुक्ति के लिए पर्याप्त है, उसके पास मतलब उस वैसी एबिलिटी है, तो उसे वैसे नागरिक को सार्वजनिक पद पर नियुक्त किया जा सकता है। यानी नौकरी संबंधी जो भी आपको नियुक्तियां निकलती है उसमें जो भी आपकी व्यवस्था है वो अनुच्छेद 16 के तहत ही है। अनुच्छेद 17 जो है, अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत किया गया अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत किया गया है। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? अनुच्छेद 19 जो है वो स्वतंत्रता संबंधित बात करता है। आपको पता होगा कि हम बताए थे पिछली वीडियो में कि अनुच्छेद 19 के तहत भारतीय संविधान में 7 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई थी, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। एक स्वतंत्रता हट गया है, कौन सा? तो संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। कब हटाया गया इसे? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसे हटा दिया गया। ये 19 का एफ में था और इसे ले जाकर 300 के क में रख दिया गया। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये था 19 की बात। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता से संबंधित है। अनुच्छेद 20 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 20 जो है दोस्त वो अपराधियों के लिए दोष सिद्धि से संबंधित 3 अधिकार प्रदान करता है। क्या क्या प्रदान करता है? कि सबसे पहला जो उसे अधिकार है, कहा गया है अनुच्छेद 20 में कि एक अपराधी को एक अपराध के लिए एक ही प्रकार का सजा दिया जाएगा। एक अपराधी को एक अपराध के लिए एक सजा दिया जाएगा, बस। दूसरा जो इसको अधिकार दिया गया है कि इसे दूसरा अधिकार दिया गया है, एक तो हो गया कि एक अपराध के लिए उसे एक ही प्रकार की सजा दिया जाएगा, और दूसरा जो उसमें दिया गया है कि उसे खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। दूसरा जो उसे अधिकार दिया गया है कि खुद के खिलाफ उसे गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। और तीसरा जो उसे अधिकार दिया गया है कि जब वो अपराध किया है, सजा भी उसे उसी समय
के किए गए अपराध की सजा को ही दिया जाएगा। जैसे इसे आप समझिए कि कोई व्यक्ति मान लिया जाए कि 2005 में एक आपराधिक घटना को अंजाम देता है, ठीक है, और उसे सजा सुनाने में न्यायालय को 2015 तक समय लग जाता है, यानी उसे 2015 में सजा सुनाया जाता है। 2005 में जब उस व्यक्ति को जब वो व्यक्ति अपराध किया था तो उसकी जो सजा थी वो उम्र कैद थी। क्या थी? उम्र कैद थी। लेकिन 2010 में एक संशोधन होता है उस अपराध के मामले में, और कहा जाता है कि इस प्रकार के अपराध करने वाले लोगों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो अब 2010 के बाद ऐसे अपराध करने वाले व्यक्ति को मृत्यु दंड की सजा की प्रावधान की गई है। लेकिन ये व्यक्ति जो है वो ये अपराध 2005 में किया था, तो अब ऐसा नहीं है कि इसे 2015 में जब ये सजा सुनाया जाएगा तो इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। नहीं, इसे उम्र कैद की ही सजा दिया जाएगा, क्योंकि जब ये अपराध किया था उस समय इस अपराध के लिए उम्र कैद की सजा थी। मृत्यु दंड ये 2010 में बना है, तो अब 2010 के बाद जो अपराधी इस प्रकार का अपराध करेंगे उसे मृत्यु दंड की सजा दी जाएगी इस अपराध के लिए। तो बस ध्यान यहां से ये रखना है कि अनुच्छेद 20 आपको 3 प्रकार के अधिकार देता है। किसको? तो अपराधियों को 3 प्रकार को अधिकार कौन है? तो पहला जो अधिकार है कि एक अपराध के लिए उसे एक ही सजा मिलेगा। दूसरा जो उसे अधिकार दिया गया है कि उसे आप खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए आप बाध्य नहीं कर सकते हैं। तीसरा जो अधिकार उसे दिया गया है कि जब वो अपराध किया था उस समय उस अपराध के लिए जो सजा है वही सजा उसे मिलना चाहिए, चाहे तो वो सजा उसे जब भी मिले तब उसे वही सजा मिलना चाहिए। ये अनुच्छेद 20 के तहत 3 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं अपराधियों को, है ना। अब चलते हैं आगे और देखिए अगला क्वेश्चन। अभी इसमें हमें और भी बताना था, इधर हाँ हम यहाँ पे थे, अनुच्छेद 20 की बात कर लिए। अब आइए अनुच्छेद 21 पे। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? तो प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता की बात करता है। और अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता के साथ साथ क्या बात है? तो विदेश जाने का जो अधिकार दिया गया है, विदेश जाने का जो अधिकार दिया गया है ये भी अनुच्छेद 21 के तहत है। मनपसंद विवाह करने का भी जो अधिकार है वो भी अनुच्छेद 21 के तहत ही है। उसके बाद 21 के का क्या कहता है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। निःशुल्क और कैसा शिक्षा दिया जाएगा? अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत भारतीय संविधान में जोड़ा गया और ये भारतीय संविधान में 11वां मौलिक कर्तव्य बना। ध्यान रखिएगा 21 के का क्या कहता है। उसके बाद अनुच्छेद 22 की बात करें तो 22 के तहत भी 3 प्रकार के अधिकार दिए गए अपराधियों को। कौन कौन से 3 प्रकार के अधिकार हैं वो देखिए। पहला जो अधिकार है वो कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर मनमाने तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताइए। पहला अधिकार यह दिया गया है। उसके बाद दूसरा अधिकार क्या दिया गया है कि 24 घंटे के अंदर उन्हें मजिस्ट्रेट के समकक्ष प्रस्तुत कीजिए, लाने और ले जाने की अवधि को छोड़कर, लाने और ले जाने की अवधि को छोड़कर। उसके बाद है कि उसे मनपसंद उसे वकील रखने का अधिकार है, मनपसंद वो वकील रख सकता है। तो अनुच्छेद 22 के तहत 3 प्रावधान क्या क्या? तो उसे गिरफ्तारी का कारण बताइए, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के समकक्ष प्रस्तुत कीजिए और उसे मनपसंद वकील रखने का अधिकार है। उसी प्रकार आप अनुच्छेद 22 के बाद अनुच्छेद 23 पे आइएगा तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है वो देखिए। अनुच्छेद 23 कहता है मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम। क्या? बलात् श्रम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था पिछले बार, तो ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव का दुर्व्यवहार और बलात् श्रम की चर्चा करता है। अनुच्छेद 24 क्या कहता है कि बच्चों को, जो बच्चे हैं उनको किसी भी कारखाने में जोखिम भरा काम आप नहीं करा सकते हैं, जोखिम भरा काम नहीं करा सकते अनुच्छेद 24 के तहत। यानी बच्चों के लिए शोषण का जो अधिकार है, शोषण के विरुद्ध का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 24 के तहत है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है? धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 क्या कहता है कि धार्मिक कार्यों के लिए जो व्यवस्था है वो आप बना सकते हैं अनुच्छेद 26 के तहत। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि किसी भी व्यक्ति से आप जबरदस्ती यानी जबरन आप चंदा नहीं लगा सकते हैं कि नहीं आपको इतना चंदा देना ही होगा, ये गैर कानूनी है। अगर वो मनपसंद अपने पसंद से अपने मन से वो जितना भी चंदा दे सकता है वो सही है, लेकिन किसी से आप जबरन उस पर थोप नहीं सकते हैं कि आपको 5,000 ही चंदा देना होगा, 10,000 ही चंदा देना होगा। ये अनुच्छेद 27 कहता है कि जबरदस्ती जो है, जबरन जो चंदा लिया जाता है वो गैर कानूनी है। अनुच्छेद 28 क्या कहता है? किसी भी सरकारी संस्थान में, यानी विद्यालय जो भी हो, सरकारी संस्थान विद्यालय जो होती है
उसमें आप धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं, धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते हैं। उसी प्रकार अब आइए अनुच्छेद 29 की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 29 क्या कहता है कि अल्पसंख्यक वर्ग का संरक्षण का प्रदान किया गया अनुच्छेद 29 में। अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों के लिए शैक्षणिक संस्थान की बात की गई है अनुच्छेद 30 में। अनुच्छेद 32 क्या कहता है, 31 को इंपॉर्टेंस नहीं है, 32 की बात करें तो अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार की बात किया गया है, जिसे भीमराव अंबेडकर ने, B.R. अंबेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा कहा है। क्या कहा है? आत्मा कहा है। किसने? तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया ये संवैधानिक उपचारों का अधिकार को, जो अनुच्छेद 32 में है। तो ये सारे आर्टिकल जो है आपको याद रखने हैं। अनुच्छेद हमने बताया आपको 15 से लेकर 32 तक, अनुच्छेद 15 से लेकर 32 तक। अनुच्छेद 15 से पहले भी एक अनुच्छेद है जिसे अनुच्छेद 14 कहते हैं। आपको याद होगा हम बताए थे अनुच्छेद 14 के बारे में, बहुत डिटेल्स जानकारी दी है पिछले वाले वीडियो में। विधि के समझ समानता का अधिकार के बारे में बताएं, जो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। आप देखिए वो वीडियो जाकर, आपको उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो 1 नंबर क्वेश्चन का मैं आंसर बता दिया हूं। आते हैं अब 2 नंबर क्वेश्चन पे। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि विदेश भेजे जाने वाले विभिन्न संसदीय प्रतिमंडलों के लिए व्यक्तियों का नामाकरण निम्नलिखित में से कौन करता है। यानी विदेश जो भी लोग भेजे जाते हैं उनके संसदीय प्रतिनिधि मंडलों के लिए व्यक्तियों का नामाकरण कौन करता है। तो इसका नामाकरण जो है वो लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। आंसर जो इसका हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। आइए जानते हैं लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में कुछ। लोकसभा के अध्यक्ष का जो निर्वाचन होता है अनुच्छेद 93 में इसका वर्णन किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष का निर्वाचन का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 93 में किया गया है। लोकसभा के अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो लोकसभा के सदस्य के द्वारा ही किया जाता है, उन्हीं में से किसी एक को अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष के बारे में और बात करें हम तो लोकसभा के प्रथम जो अध्यक्ष थे वो जीवी मावलंकर। तो क्या नाम था? जीवी मावलंकर नाम था उनका। इन पे पहली बार महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई गई थी। क्या नाम था इनका? जीवी मावलंकर। पद पर रहते हुए मृत्यु हो गया था इनका, ध्यान रखना है। पद पर रहते हुए किस लोकसभा का अध्यक्ष का मृत्यु हो गया था? तो एक तो जीवी मावलंकर थे। उसके बाद आते हैं अगले जो आपका लोकसभा अध्यक्ष के रूप में आपका नाम पूछा जाता है। एक का नाम है नीलम संजीवा रेड्डी। क्या नाम है? नीलम संजीवा रेड्डी। ये इसलिए पूछा जाता है क्योंकि ये लोकसभा के अध्यक्ष के साथ साथ भारत के राष्ट्रपति भी रहे, निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं राष्ट्रपति के रूप में। तो ध्यान रखना है नीलम संजीवा रेड्डी का भी नाम याद रखना है। प्रथम दलित कौन थे जो लोकसभा का अध्यक्ष बने थे? तो नाम था उनका बाल योगी। क्या नाम था? बाल योगी। याद रखिएगा, प्रथम दलित जो आपका लोकसभा का स्पीकर बने थे क्या नाम था? तो बाल योगी। उसके बाद वर्तमान में लोकसभा का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में लोकसभा जो 17वीं लोकसभा है उसके अध्यक्ष है, क्या नाम है इनका? ओम बिड़ला। क्या नाम है? ओम बिड़ला, है ना। तो याद रखना ये सभी लोकसभा से संबंधित आपको हम बातें बता रहे हैं, लोकसभा का अध्यक्ष से संबंधित, है ना। अब आते हैं आगे अगले को। ये ऑप्शन पे करा विदेश मंत्री अभी कौन है? तो विजय जयशंकर अभी क्या है? विदेश मंत्री है ना, विदेश मंत्री। आप बताइए कि विदेश मंत्री कौन, पहली महिला जो विदेश मंत्री बनी, भारत की पहली महिला कौन थी जो विदेश मंत्री बनी? आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर टाइप करके बताना है कि पहली महिला कौन थी जो विदेश मंत्री बनी थी। उसके बाद है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बारे में हम आपको चर्चा पहले वीडियो में भी किए हैं कि राष्ट्रपति क्या होता है। भारत का एक संवैधानिक प्रधान होता है, भारत के प्रथम नागरिक होता है, भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक होता है। भारत के राष्ट्रपति की संवैधानिक स्थिति क्या होगी, यह प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, जबकि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन और महाभियोग की प्रक्रिया यूएसए के संविधान से लिया गया है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये इसका चर्चा अनुच्छेद कितना में किया गया? अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में कहा गया है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, ये अनुच्छेद 53 में कहा गया है। अनुच्छेद 54 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल क्या होगा, ये अनुच्छेद 54 में कहा गया है। अनुच्छेद 55 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होगी, अनुच्छेद 55 में कहा गया है। अनुच्छेद 56 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा, अनुच्छेद 56 में कहा गया है। अनुच्छेद 57 में राष्ट्रपति की योग्यता की बात की गई है। अनुच्छेद 57 में योग्यता नहीं, अनुच्छेद 57 में दोहरी नियुक्ति। दोहरी नियुक्ति का मतलब क्या है कि एक व्यक्ति भारत में कितने बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, जबकि अमेरिका में ऐसा प्रावधान नहीं है। अमेरिका में एक व्यक्ति अपने जीवन काल में मात्र 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है। तो अनुच्छेद 57 में जो है इनकी दोहरी नियुक्ति की बात की गई है, यानी 2 से 3 बार जितने बार भी नियुक्त हो सकते हैं। उसके बाद अनुच्छेद 58 क्या कहता है कि अनुच्छेद 58 में कहता है कि इनकी योग्यता की बात की गई है। अनुच्छेद 58 में योग्यता क्या होगा? अनुच्छेद 59 क्या कहता है? तो इनकी सेवा और शर्तों की बात करता है, सेवा और शर्तों की बात करता है अनुच्छेद 59।
अनुच्छेद 60 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है। अनुच्छेद 60 के तहत राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण है और अनुच्छेद 61 के तहत राष्ट्रपति पे महाभियोग की प्रक्रिया चलाई गई है। इसी प्रकार से अगर 62 को छोड़ दे तो 63, 64 और 65 भी देख लीजिए। 63 में क्या गया है, कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 63 में क्या कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करेगा। अनुच्छेद 64 में कहा गया है। अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यह अनुच्छेद 65 में कहा गया। तो इतने सारे आर्टिकल हम आपको बताएं जो आपको याद रखना है, राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति से संबंधित, है ना। अब चलते हैं हम किस पे, तो चलते हैं हम अगला जो ऑप्शन है वो है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बारे में क्या जानना है आपको कि राष्ट्रपति की सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगा जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 74 के तहत किया गया है और उस मंत्री परिषद का प्रधान कौन होंगे? प्रधानमंत्री होंगे, जिसकी नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बातें जो है आपको जानना जरूरी है, क्योंकि वैसे तो जानने के लिए बहुत सारे तथ्य हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो तथ्य हम उस पर चर्चा करते हैं। जैसे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में आप जानते होंगे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। इनका कार्यकाल सबसे ज्यादा दिन तक रहा था, 16 वर्ष 286 दिन तक इनका कार्यकाल रहा था। यहां से अब जो मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूं वो आपका लूसेंट में नहीं दिया हुआ है और वो क्वेश्चन पेपर में आया है, तो आप उसे कहीं पे राइट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर आपको आएगा और ऐसे क्वेश्चन आपको लूसेंट में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन ये है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो जवाहरलाल नेहरू थे, उनके खिलाफ सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव कब लाया गया था? तो 1963 में लाया गया था। और किसके द्वारा लाया गया था? तो जेपी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। याद रखिएगा, ये फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपको बता रहा हूं। ध्यान रखिएगा इस बात को कि भारत में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस प्रधानमंत्री के खिलाफ लाया गया था? तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ लाया गया था। किसके द्वारा लाया गया था? तो जेपी कृपलानी के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? तो 1963 में लाया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, आपको इसे याद रखना होगा। ठीक है, उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के बाद आते हैं अगले प्रधानमंत्री के नाम पे, और वो प्रधानमंत्री का नाम आता है लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु 1966 में ताशकंद में हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, ये आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद जो तीसरे प्रधानमंत्री का नाम आता है वो है इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी का नाम आप याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये पहली महिला थी जो भारत की प्रधानमंत्री बनी, और जब ये प्रधानमंत्री बनी तब ये राज्यसभा के सदस्य 2 कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बनी थी। पहले कार्यकाल के लिए कहां से बनी थी? तो राज्यसभा से बनी थी। और प्रथम 3 प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी, ये तीनों ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका मृत्यु पद पर रहते हुए हो गया था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, ये तीनों ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका मृत्यु पद पे रहने के दौरान ही हो चुका था। इसके बाद जो प्रधानमंत्री का नाम आता है वो है मोरारजी देसाई। क्या नाम? मोरारजी देसाई। ये प्रधानमंत्री पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हुए, सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री हुए। और क्या याद रखना है इनसे कि मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले ये पहले मंत्री थे। 3 क्वेश्चन इनसे याद रखना है, सबसे बुजुर्ग, पहले गैर कांग्रेसी और मंत्री पद से इस्तीफा देने वाले पहले प्रधानमंत्री, पहले मंत्री कौन हुए? मोरारजी देसाई। और ये मुंबई से सीएम भी रह चुके हैं। उसके बाद अगला नाम जो आता है वो है चरण सिंह का। चरण सिंह का नाम याद इसलिए रखना है क्योंकि ये कभी संसद में अपना चरण नहीं रखे, है ना। याद ये रखना है कि कभी संसद में अपना चरण नहीं रखे। इसके बाद जो नाम याद रखना है वो है राजीव गांधी का। क्या नाम याद रखना है? राजीव गांधी का, सबसे युवा प्रधानमंत्री। युवा प्रधानमंत्री के नाम में क्या याद रखना है? राजीव गांधी का, जिनका निधन जो है 1991 में तमिलनाडु में हो गया था, है ना, बम धमाके में। उसके बाद इनके बाद राजीव गांधी के बाद जो प्रधानमंत्री का नाम याद रखना है वो आपको याद रखना है अटल बिहारी वाजपेयी का। सबसे कम कार्यकाल का रहा था इनका प्रधानमंत्री का। उसके बाद एक नाम याद रखना है पीवी नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव। तो पीवी नरसिम्हा राव जब ये प्रधानमंत्री बने थे, पीवी नरसिम्हा राव, तो ये किसी भी पद पे नहीं थे, यानी ना ये विधानसभा के सदस्य, ना लोकसभा के, ना राज्यसभा, कहीं से सदस्य नहीं थे। तो ध्यान रखना पीवी नरसिम्हा राव। उसके बाद एचडी देवगौड़ा का एक नाम याद रखना है। ये जब प्रधानमंत्री बने थे तो ये विधानसभा के सदस्य थे। कहां से सदस्य थे? विधानसभा से सदस्य थे। तो ये सारे चीजें आपको याद रखने प्रधानमंत्री के बारे में। उसके बाद हमने बताया था पिछले वीडियो में कि प्रधानमंत्री में
कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे थे? हम आपको बताए थे 6 ऐसे प्रधानमंत्री का नाम जिनका जो बाद में जाकर प्रधानमंत्री भी बने, और 2 ऐसे व्यक्ति का नाम बताए थे जो किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे थे, उप प्रधानमंत्री भी रहे थे और आपके प्रधानमंत्री के रूप में भी रहे थे। अगर ये आपको जानकारी चाहिए तो मेरा टेस्ट पेपर फर्स्ट को जाकर आप वीडियो को देखिए, उसमें ये सारे चीज डिटेल से बताए गए हैं और ये क्वेश्चन एसआई के मेंस में पूछा गया है, तो पहला वीडियो जाकर आप देखिए, उसमें सारा चीज बताएगा, क्योंकि एक ही वीडियो में सारे चीज को समाहित नहीं किया जा सकता है। जो चीज मैंने वहां पे छोड़ा था वो चीजों को मैंने यहाँ पे हमने बताने का प्रयास किया था। जो चीजें मैं आज छोड़ रहा हूँ वो अगले वीडियो में लाने का प्रयास करूंगा और उसके अगले वीडियो में मैं जो तीनों वीडियो बताऊंगा उसको रिवीजन कराऊंगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन इसी में आप देखिए ऑप्शन क्या क्या है। इसमें हम इसे थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं और इरेज करके आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं कि क्या क्या इसमें और ऑप्शन है, क्या क्या आपको आंसर अभी जानना है। देखिए इसमें तो हम कर लिए 3 नंबर क्वेश्चन पे थे, 2 नंबर थे ना, प्रधानमंत्री पे हम चल रहे थे, तो प्रधानमंत्री लोक विदेश मंत्री राष्ट्रपति लोकसभा से भी हो गया यहाँ पे। अब चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संसद सदस्य ना होते हुए भी संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है? तो भारत के अटॉर्नी जनरल, जिसे भारत का महान्यायवादी क्या कहते हैं, महान्यायवादी क्या कहते हैं, महान्यायवादी, और भारत सरकार का यह कानूनी सलाहकार होता है। भारत सरकार का कानूनी सलाहकार कौन होता है? तो भारत का जो अटॉर्नी जनरल होता है। इसकी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। किस में किया गया है? भारत के संविधान अनुच्छेद 76 में कहा गया है यह किसी भी संसद के सदस्य में भाग ले सकता है, सदन में भाग ले सकता है, बैठ सकता है, बोल सकता है, अपना विचार रख सकता है, लेकिन अपना मत नहीं दे सकता है। ये आर्टिकल अनुच्छेद 88 के तहत कहा गया। ध्यान रखने का ये भी बात कि जो भारत के अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी को जो अधिकार दिया गया है कि आप संसद के किसी भी सदस्य में बैठ सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं, अपने विचार को रख सकते हैं, लेकिन अपना मत नहीं दे सकते हैं, यह अनुच्छेद 88 के तहत यह प्रावधान दिया गया है। जबकि महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, यह अनुच्छेद 76 के द्वारा किया जाता है। भारत के महान्यायवादी वर्तमान में कौन है? तो आपको पता होगा कि के वेणुगोपाल राव भारत के महान्यायवादी अभी वर्तमान में है। सोलिसिटर जनरल कौन होता है? तो सोलिसिटर जनरल जो होता है वो अटॉर्नी जनरल का मदद करने के लिए यानी सलाहकार होता है। वर्तमान में भारत के सोलिसिटर जनरल है तुषार मेहता। क्या नाम है? तुषार मेहता। क्या नाम है? तुषार मेहता नाम है, जो वर्तमान में भारत के सोलिसिटर जनरल है। भारत के मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो अनुच्छेद 124 के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, शपथ ग्रहण भी वही कराते हैं। और भारत के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बन गए हैं कौन? तो एन.बी. रमन्ना। एन.बी. रमन्ना। क्या नाम है? एन.बी. रमन्ना। ध्यान रखना ये सभी क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं सीधे एग्जाम में टकरेगा ये क्वेश्चन आपका। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, और अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। आइए 4 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो बी.आर. अम्बेडकर यानी भीमराव अंबेडकर को चुना गया था। अब आइए प्रारूप समिति के बारे में हमने आपको पीछे भी बताया था, पीछे का वीडियो भी आप देख सकते हैं, हम यहाँ पे सिर्फ रिवीजन करा देते हैं। प्रारूप समिति का गठन भारतीय संविधान में किया गया था भारतीय संविधान के प्रारूप पे चर्चा करने के लिए, है ना। उसका गठन जो किया गया था वो 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया, जिसमें एक अध्यक्ष प्लस 6 सदस्य थे, यानी टोटल सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। ध्यान रखना, एक अध्यक्ष और 6 क्या थे? सदस्य थे। टोटल कितने थे? 7 थे। 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। अब कौन कौन इसके सदस्य थे ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखना है कौन कौन थे। तो एक तो थे गोपाल स्वामी अयंगर, दूसरा थे कृष्ण स्वामी अय्यर, चौथा थे के.एम. मुंशी, है ना। देखिए एक तो अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर होंगे, दूसरा ये हो गए, तीसरा ये हो गए, चौथा ये हो गए, और पांचवा जो हो जाएंगे सादाउल्ला हो जाएंगे। उसके बाद हो गए माधवराव, और एक हो जाएंगे टीटी कृष्णाचारी। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 यही 7 थे जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। अब इससे क्वेश्चन आपको क्या क्या आता है वो देखिए। यहां से आएगा कि टीटी कृष्णाचारी ने किसका स्थान लिया था? तो इसने स्थान लिया था डीपी खेतान का। किसका स्थान लिया था? डीपी खेतान का। और माधवराव जो स्थान लिए थे वो बीएल मित्रा का स्थान लिए थे। किसका स्थान लिए थे? बीएल मित्रा का स्थान लिए थे। उसके बाद इसमें आपको क्या याद रखना है? सादाउल्ला
एकमात्र मुस्लिम थे। क्या थे ये? एकमात्र मुस्लिम थे। और के एम मुंशी एकमात्र कांग्रेसी थे। याद रखना, एकमात्र कांग्रेसी। प्रारूप समिति में कौन थे? तो के एम मुंशी। माधवराव किसका स्थान लिए थे? बीएल मित्रा का। टीटी कृष्णाचार्य किसके स्थान पर? तो डीपी खेतान के स्थान पर। कौन कौन सदस्य थे इसका? तो भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे, गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, सादाउल्लाह, माधवराव, टीटी कृष्णाचार्य, ये सभी प्रारूप समिति के मेंबर थे। इसका गठन कब किया गया था? तो 29 अगस्त 1947 को। एक अध्यक्ष और 6 सदस्य थे प्रारूप समिति में। संविधान सभा में और भी समितियां थी, जैसे आपका राजेंद्र प्रसाद किस समिति के अध्यक्ष थे? तो तदर्श समिति, नियामक समिति के अध्यक्ष यही थे। जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे। उसके बाद राजा गोपालाचार्य के बारे में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? इन्हें राजा जी के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से? राजा जी के नाम से जाना जाता है। प्लस में भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय और आखिरी भारतीय भी जो गवर्नर जनरल के रूप में थे वो कौन थे? सी राजा गोपालाचार्य। तो यहाँ पे हमें आंसर जो हो जाएगा वो सी नंबर। हमें संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के बारे में बात की गई थी। चलिए अब आते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा है। 5 नंबर क्वेश्चन आपका इस प्रकार से है, करा है कि निम्न में से हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में स्थित धर्म चक्र जो है का रंग कैसा है? यानी जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है दोस्त, जो इस प्रकार से, इसका रंग कैसा है ये पूछा गया है। तो इसका रंग जो है वो दोस्त वो गहरा नीला है। ध्यान रखिएगा, अगर किसी के दिमाग में सागरिय नीला चल रहा है तो वो दिमाग से निकाल लीजिए। आंसर जो इसका होगा वो गहरा नीला होगा। क्या होगा? गहरा नीला होगा। आप देखिएगा, जाके इसके विकिपीडिया पे जाके पढ़िएगा इसके बारे में। तो जब आप डिटेल्स इसका पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा, जब इसकी गहराई में जाइएगा, ऊपर में तो नीला लिखा हुआ है सिर्फ, लेकिन जब इसके आप गहराई में जाइएगा तो स्पष्ट शब्दों में लिखा गया है गहरा केसरिया रंग, गहरा नीला रंग, ऐसे करके लिखा हुआ है। तो गहरा नीला रंग है किसका? धर्म चक्र जो है, बीच में जो चक्र है उसका जो रंग कैसा है? वो गहरा नीला है। ये आपको पता है कहां से लिया गया है? तो जो सारनाथ का अशोक स्तंभ है वहीं से इसको ग्रहण किया गया है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में थोड़ी हम बात करें तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो बात सबसे पहले कहे थे वो महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। और इन्हीं के कहने पर पिंगले बंकैया ने, क्या नाम? पिंगले बंकैया ने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। और मैडम भिखाजी कामा ने सबसे पहले स्टुअर्टगार्ड, जो कहां पे है? जर्मनी में, वहीं पे सबसे पहले इसको फहराया गया। लेकिन जो वहां पे फहराया गया तो वो वाला ध्वज का प्रारूप अभी नहीं है। और भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में और भी जानना है आपको क्या, कि 22 जुलाई 1947 को इस ध्वज को भारतीय संविधान के द्वारा मान्यता दिया गया। 3:2 में इसका लंबाई चौड़ाई का जो अनुपात है वो 3:2 है। 2002 में एक अधिकार दिया गया कि किसी भी निजी नागरिकों के द्वारा यह ध्वज को फहराया जा सकता है, और यानी संस्थान में फहराया जा सकता है। 2004 में भी एक अधिकार दे दिया गया कि 19(1) के तहत राष्ट्रीय ध्वज को फहराना मूल अधिकार इसे शामिल कर दिया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के बारे में ये सारी बातें आपको जानना है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 6 नंबर क्वेश्चन ये है, कह रहा है कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद है? भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद है ना। पिछले बार बताया था कि भारत शासन अधिनियम, भारत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, भारत राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत इन क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया, जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति या गृह मंत्री के द्वारा किया जाता है। तो क्षेत्रीय परिषद से इतना ही क्वेश्चन है जो आपको जानना है बस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है दोस्त कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृत्व भाषा में शिक्षा देना है, यानी शिक्षा देने की जो बात कही गई। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद में प्राथमिक स्तर पर मातृत्व भाषा में शिक्षा देने की बात कही गई। तो इसका जो आंसर होगा वो आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 350 के 1 के तहत। 351 में क्या है कि हिंदी को प्रोत्साहन देना, यानी हिंदी को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 45 क्या कहता है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। अनुच्छेद 21 क्या कहता है? निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो दिया जाएगा वो आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत इसे जोड़ा गया है ना। तो ये सारे प्रावधान आपको याद रखना है जो दिए गए हैं। हम यहां से क्वेश्चन जो पूछा गया था कि प्राथमिक स्तर पर मातृत्व भाषा में शिक्षा देना किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 350 के 1 के तहत आता है। और ये 351 क्या है? तो हिंदी को प्रोत्साहन देना। चलिए बताइए आपके अनुच्छेद 50 में क्या है और अनुच्छेद 51 में क्या है? अनुच्छेद 50 में क्या है और अनुच्छेद 51 में क्या है? तो आपको पता होगा अनुच्छेद 50 यानी 50-50 क्या है? तो कार्यपालिका को
न्यायपालिका से पृथकीकरण करना। अनुच्छेद 51 में क्या है, अंतर्राष्ट्रीय शांति से संबंधित, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 51 में ये बातें कही गई है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन कि किस राष्ट्रपति का निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी। तो दूसरे चक्र की मतगणना जो करनी पड़ी थी बीबी गिरी के समय में, किसके समय में, बीबी गिरी के समय में की गई थी। तो ध्यान रखना दूसरे चक्र की मतगणना किस राष्ट्रपति के समय में किया गया था, तो बीबी गिरी के समय में किया गया था। हमने आपको पिछले राष्ट्रपति के जो टॉप क्वेश्चन पढ़ाया वहां पे हमने आपको राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारी चीजें बता दी है, तो यहाँ पे ज्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे। बस यहाँ पे एक चीज आपको बताएंगे, ये अभी आपको लोकसभा का अध्यक्ष में बताएं कि नीलम संजीवा रेड्डी लोकसभा का अध्यक्ष और राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। के आर नारायण के बारे में कोई खास नहीं। ज्ञानी जैल सिंह के बारे में आप थोड़ा सा जान लीजिए कि भारत के ये 7वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे। उसके बाद यहाँ से और कोई खास वैसा जानने के लायक क्वेश्चन नहीं है। ये बीबी गिरी आपको याद रखना है, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी ये काम किए हैं। और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए कौन कौन, तो ये बीडी जती और मोहम्मद हिदायतुल्लाह। देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपको जानना चाहिए। ये नाम जो है बीबी गिरी और हिदायतुल्लाह और एक का नाम था बीडी जती। ये तीनों ऐसे राष्ट्रपति हुए जिसने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। क्या किए हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में ये सभी काम किया है। इसमें एक का नाम और याद रखना है, हिदायतुल्लाह का से एक क्वेश्चन और याद रखना है कि ये तीनों तो ही कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए ही हैं। साथ ही साथ हिदायतुल्लाह जो है सुप्रीम कोर्ट के एकमात्र न्यायाधीश हैं जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। तो ये क्वेश्चन याद रखना यहाँ से, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में 3 का नाम कौन कौन, बीबी गिरी, हिदायतुल्लाह और बीडी जती। बीबी गिरी, हिदायतुल्लाह और बीडी जती। कौन कौन, बीबी गिरी, हिदायतुल्लाह और बीडी जती। उसके बाद आपको याद रखना है क्या कि हिदायतुल्लाह जो है वो आपके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे जो राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। चले अगले क्वेश्चन पे और चलते हैं, देखते हैं क्या है अगला क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन क्या करा है वो देखिए, करा किसी राज्य के विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। तो देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और देखिए क्या क्या इस क्वेश्चन से आपको जानने के लिए मिलेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में विधान परिषद से संबंधित, है ना। तो विधान परिषद से संबंधित देखिए क्वेश्चन क्या क्या आपको जानना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया कि विधान परिषद में न्यूनतम सदस्यों की संख्या क्या हो सकती है, तो 40 होगा आंसर। यानी किसी भी विधान परिषद में 40 सदस्य संख्या से कम नहीं हो सकता है। तो अधिकतम भी पूछ सकता है, जब कम पूछा है तो अधिकतम भी पूछ सकता है। तो अधिकतम जो होता है वो उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों की संख्या का 1/3 से अधिक नहीं हो सकता। ध्यान रखिएगा, किसी भी राज्य में विधान परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होगी, तो उस राज्य के विधानसभा के सदस्यों का 1/3 से अधिक नहीं होगा। ये बातें आपको ध्यान रखना है। अब आइए जानते हैं विधान परिषद के बारे में। अनुच्छेद 169 के तहत इसका गठन और समापन दोनों चर्चा किया गया। अनुच्छेद 159 के तहत गठन और समापन की दोनों की चर्चा की गई। किसका, विधान परिषद का। विधान परिषद का गठन किया जाता है उस राज्य के विधानसभा के द्वारा, उस राज्य के विधानसभा के द्वारा कुल सदस्य या उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत से अगर पारित कर दिया जाता है तो उस राज्य में विधान परिषद का गठन किया जा सकता है ना। उसके बाद इसमें और क्या जानना है आपको कि सदस्यों की संख्या हो गया 1/3 अधिकतम नहीं हो सकता, इससे कम हो गया, 40 से कम नहीं होगा। अनुच्छेद 169 के तहत इसका गठन और इसका निर्माण कैसे किया जाता है, तो उस राज्य के कुल विधानसभा के कुल सदस्यों संख्या द्वारा या उपस्थित विधानसभा के सदस्यों का 2/3 के तहत इसका गठन किया जा सकता है। विधान परिषद के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है, देखिए सिंपल सा आप समझिए ना, जो राज्यसभा है ना बिल्कुल सिमिलर विधान परिषद है। जो फंडा वहां पे है वो फंडा यहां भी है। आप देखिए इस राज्यसभा के सदस्यों का उम्र कितना है, सदस्य बनने की उम्र कितना है, तो 30 वर्ष, यहां भी 30 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है, सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, इसका भी सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। वो भी एक अस्थायी सदन है, ये भी एक अस्थायी सदन है। आपको पता है कि प्रत्येक वर्ष इसका भी 1/3 सदस्य, है ना, इसका 1/3 सदस्य जो होता है वो खाली होता रहता है। चलिए अब जानते हैं इसके बारे में, विधान परिषद के बारे में। विधान परिषद अभी कौन कौन से राज्य में है, देखिए जम्मू कश्मीर में था, वहां भी हट गया। आंध्र प्रदेश को भी समाप्त कर दिया गया, है ना, आंध्र प्रदेश को भी समाप्त कर दिया गया। तो देखिए अब बचा कहां पे, ये तेलंगाना में बचा है, उसके बाद है यूपी में बचा है, उसके बाद आपका बिहार में बचा है, और कहां पे बचा है, कर्नाटक में बचा है। कर्नाटक में 1 2 3 4, एक और कौन सा बच गया,
एक और बच गया है आपका महाराष्ट्र। कौन सा बच गया? महाराष्ट्र। तो यही वो राज्य है जहां पे अभी विधान परिषद है और बिहार से विधान परिषद में सदस्यों की संख्या है 75, याद रखिएगा ये। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है वो है आपका 10 नंबर। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, 10 नंबर कारण निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची के अंतर्गत नहीं आता है? तो नहीं आता है लोक स्वास्थ्य जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आ जाएगा, है ना। सूची के संबंधित जो भी विवरण दिया गया है, सूची से संबंधित जो भी विवरण है वो भारतीय संविधान के 7वीं अनुसूची में है। कितवीं अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में 3 पार्ट में से बांटा गया। एक तो है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है संवर्ती सूची। क्या नाम है? संवर्ती सूची। संवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहां से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया गया? और तो प्रस्तावना की भाषा लिया गया ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो याद रखना ये तीनों सूची। केंद्र सूची पर कौन कानून बनाएगा? संघ सूची पे तो केंद्र सरकार, राज्य सूची पे राज्य सरकार। लेकिन जब केंद्र और राज्य के बीच मतभेद होगा तो राज्य सरकार के नहीं, केंद्र सरकार की कानून पारित होगा। संवर्ती सूची में वैसा विषय को रखा जाता है जिसमें ना तो केंद्र को और ना ही राज्य के सूची को रखा जाता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं। संघ सूची राज्य सूची में जो भी विषय है उसे आप याद कीजिए, किताब में आपको दिए हुए मैटर सारे। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आइए देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य काम जो था वो पंचायत, ये आपको पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन अंतिम रूप से जो प्रदान किया जाता था वो राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा ही किया जाता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं और अगला क्वेश्चन है आपका 12 नंबर। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है देखिए ध्यान से। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष, 6 वर्ष या 62 वर्ष जो भी पहले पूरा हो जाए उसे उस अनुसार उसे पद से हटना होता है ना। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। लेकिन हटाया जो जाता है, हटाना इसका कार्य नहीं है, राज्यपाल का कार्य नहीं है, हटाया जाता है राष्ट्रपति के अनुमति से, संसद के द्वारा इसे हटाया जाता है। चलिए आते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है 13 नंबर। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहा है। 13 नंबर क्वेश्चन कहा गया है कि शारदा एक्ट को किसके कार्यकाल के दौरान पारित किया गया था? शारदा एक्ट जो आया था तो 1930 में आया था। कब आया था? 1930 में आया था। तो आपको पता है कि 1930 कार्यकाल किसका आ जाएगा? 26 से 31 तक लॉर्ड इरविन का कार्यकाल है। तो अनुच्छेद 30 ये 1930 किसका कार्यकाल आ जाएगा? शारदा एक्ट। तो शारदा एक्ट जो हो जाएगा वो लॉर्ड इरविन के समय में हरविलास शारदा के अध्यक्षता में ये प्रावधान लाया गया था जिसमें लड़कियों का उम्र 14 वर्ष और लड़कों का उम्र 18 वर्ष रखा गया था विवाह के लिए, है ना। तो याद रखना ये लॉर्ड इरविन के समय में ये प्रावधान लाया गया था। उसके बाद देखिए एक अधिनियम आया था हिंदू विधवा पुनर्विवाह 1856 लॉर्ड कैनिन के समय में। उसके बाद 1872 में एक आया था अंतरजातीय विवाह जो नॉर्थ ब्रूक के समय में आया था। ये सभी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखना है आपको। अंतरजातीय विवाह अधिनियम कब आया था? तो 1872 में नॉर्थ ब्रूक के समय में आया था। उसके बाद 1856 में लॉर्ड कैनिन के समय में कौन सा अधिनियम लाया गया था? तो हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लाया गया था। शारदा अधिनियम 1930 में लाया गया था हरविलास शारदा का दस्ता में लॉर्ड इरविन के समय में। तो ये थे लॉर्ड इरविन से संबंधित क्वेश्चन जो आपको पूछा गया था। आइए आते हैं अगले क्वेश्चन पे और जो अगला क्वेश्चन है वो है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पील कमीशन की सिफारिश के बाद भारतीय सैनिक और यूरोपीय सैनिकों की संख्या का अनुपात क्या था? तो देखिए पहले था 5:1, अब घटकर हो गया था 2:1, यानी आंसर जो हो जाएगा आपका 2:1। यहाँ से एक क्वेश्चन ये भी याद रखिए कि पील कमीशन का संबंध किससे है? तो पील कमीशन का संबंध जो है वो 1857 का विद्रोह से है। किससे है? 1857 के विद्रोह से है। पील कमीशन एक और याद रखिएगा, पील कमीशन जो है उसका संबंध फिलीपींस से भी है, फिलीपींस से भी है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। पील कमीशन, ये वाला पील कमीशन नहीं, फिलीपींस का पील कमीशन अलग था, 1857 का पील कमीशन अलग था। तो ध्यान रखना है आप पील कमीशन का संबंध किससे है? तो 1857 के विद्रोह से है। पील कमीशन के अनुसार यूरोपीय और भारतीय सैनिकों का अनुपात क्या था? तो भारतीय सैनिकों का अनुपात पहले था 5 और 1 होता था यूरोपीय सैनिक, अब हो गया 2 और 1, है ना। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन ये रहा। देखिए
15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 15 नंबर को किसने कहा था कि कांग्रेस याचना करने वाली संस्था है? देखिए, कांग्रेस से संबंधित बहुत सारे स्टेटमेंट कहे गए हैं जो आपको एक जगह पे संग्रह नहीं मिलेगा, आपको अलग अलग जगह पे एक एक स्टेटमेंट करके मिलेगा। तो हमारे पास सारे स्टेटमेंट का एक जगह पे संग्रह है। अगर ये स्टेटमेंट आपको चाहिए तो हम इसके लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे, और अगर आपको चाहिए तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों में और भी फैलाएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। अगर हम हमारे वीडियो से आप कुछ सीख रहे हैं तो ज़रूर आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि हमें और भी ऐसे वीडियो बनाने के लिए थोड़ा बहुत अंदर से हौसला है, क्योंकि आपके लाइक्स, व्यू और शेयर ये सब ही हमें हौसला देता है ऐसे वीडियो बनाने के लिए। और जरूर एक बात और कि आप थोड़ा कमेंट्स भी लिखा करें कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, या फिर वीडियो में क्या कमी है, क्या और होना चाहिए। कुछ अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए कमेंट्स के द्वारा, ताकि हम अपने गलतियों को सुधार सकें और अच्छे तरीका से इस वीडियो को हम बना सकें। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें, और हम जरूर एक वीडियो लेकर आएंगे। बहुत सारा ऐसा जो मेरे पास कंटेंट है जो एक छोटे छोटे वीडियो में उसे बताना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो यहाँ पे बताने से मजा नहीं आएगा। हम उसे स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे, 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, और उसमें किसी एक टॉपिक को बहुत अच्छे तरीका से बताएंगे कैसे याद करना है। चलिए तब तक देखते हैं यहाँ पे ये क्वेश्चन को। और ये क्वेश्चन क्या करा है कि किसने कांग्रेस को याचना वाली संस्था कहा था? तो याचना वाली संस्था जो कहा था वो बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? बिपिन चंद्र पॉल के द्वारा कहा गया था। बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था कि ये मेढक है। क्या है? मेढक है, यानी मेढक की तरह वर्ष में एक बार टर्राते हैं, क्योंकि ये वर्ष में एक बार इनकी सम्मेलन होती थी, तो इसलिए कह दें कि वर्ष में एक बार ये मेढक की तरह टर्राते हैं। लॉर्ड कर्जन कह दिया था कि ये पतन की ओर जा रहा है, कांग्रेस जो है वो पतन की ओर जा रहा है। और लाला लाजपत राय ने कहा था कि शिक्षित भारतीयों का ये वार्षिक सम्मेलन है। तो 4 ऑप्शन है, मैंने आपको 4 बता दी, अभी बहुत सारे हैं, इसको यहाँ पे डील नहीं किया जा सकता उतना। बाल गंगाधर तिलक ने कहा मेढक, बस इतना याद रखो, पूरा नहीं याद रखना है, बस इतना करो कि मेढक से तुलना कांग्रेस को किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। बिपिन चंद्र पॉल ने क्या कहा था? याचना संबंधी बात कही थी। कर्जन कह दिया कि पतन की ओर जा रहा है। शिक्षित भारतीयों का वार्षिक सम्मेलन कहा था लाला लाजपत राय के द्वारा। बस इतना ही इसमें याद रखना है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार एसआई प्री लेवल के एग्जाम में ये क्वेश्चन 1717 वाले वैकेंसी के प्री में पूछा गया था कि सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किन के द्वारा किया गया था? आंसर होगा सर इसका दयानंद सरस्वती के द्वारा। आपको पता है दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं, जिसका स्थापना 1875 में किया गया था। सत्यार्थ प्रकाशिनी का द्वारा प्रकाशित किया गया पुस्तक है। सत्य का अर्थ को प्रकाशित करना ही सत्यार्थ प्रकाश कहलाया, और उसी पुस्तक को इन्होंने लिखा 1875 में। दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज चलाया गया था, और इन्हीं के द्वारा नारा दिया गया था वेदों की ओर लौटो। भारत भारतीयों के लिए यह भी नारा आर्य समाज का है। और उसके बाद शुद्धि आंदोलन जो चलाया गया था वो आर्य समाज के द्वारा ही चलाया गया था। स्वराज शब्द का सबसे पहला जो जिक्र किया जाता है वो दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वराज शब्द का पहला जिक्र कांग्रेस के मन से किसके द्वारा किया जाता है? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा किसके द्वारा दिया जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यह नारा दिया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं 16 नंबर के बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। आइए 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन करा है सुलेखन क्या होता है? तो सुलेखन सुंदर लेखन होता है, और क्या होता है? बस यही आंसर है इसका, ए नंबर। चलिए आइए 18 नंबर क्वेश्चन पे। और 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा है थोड़ा वो देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान अग्निकुंड का प्रमाण कहां से मिला? अग्निकुंड का प्रमाण आपको मिला है कालीबंगा से। कहां से मिला है? कालीबंगा से। और कालीबंगा से क्या मिला है? तो जूते हुए खेत मिले। क्या मिले? जूते हुए खेत का प्रमाण भी मिले। कहां से? कालीबंगा से मिले। कालीबंगा जो है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में, हनुमानगढ़ जिला में। कहां पे? राजस्थान में है ये। और इसकी ये कौन सा नदी किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है। इसकी खोज किसने किया था? तो बीबी लाल। किसने किया था? बीबी लाल और बीके थापर। किसने किया था? बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। तो कालीबंगा से आपको ये सारे क्वेश्चन याद रखने हैं। क्या क्या याद रखने हैं? तो कालीबंगा कौन सी नदी किनारे बसे हुआ था? घग्गर नदी। कालीबंगा का खोज कहां पे किया गया? तो हनुमानगढ़ जिला में है, राजस्थान के। कालीबंगा का खोजकर्ता कौन है? तो बीके लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था इसका
खोज। कालीबंगा से क्या क्या मिला, अग्निकुंड मिला है और क्या मिला है, जूते हुए खेत मिला है। आइए मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो के संबंध में आपको पता होगा कि वृहद स्नानागार जो है वो मोहनजोदड़ो से मिला है। राखल दास बनर्जी इसके खोज करता है और इसका ये जो है वो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। लोथल से क्या क्वेश्चन आएगा, लोथल का नाम आएगा कि लोथल किस नदी किनारे, तो भोगवा नदी के किनारे है ना। और लोथल से क्वेश्चन क्या आएगा कि लोथल जो है वो बंदरगाह यानी पतन नगर था। उसके बाद है कि युग्म समाधि, युग्म समाधि कहां से मिला है, तो लोथल से मिला है। वानवली से क्या मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वानवली से मिट्टी का हल मिला है। क्या मिला है, मिट्टी का हल मिला है, कहां से, तो वानवली से मिला। ये सारे क्वेश्चन याद रखना है आपको। वैसे अभी और भी क्वेश्चन है इसमें, पर कितना बताया जाए यहाँ पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या करा। और अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है आपका कि कंठोपनिषद निम्नलिखित में से किस उपनिषद, किस वेद का उपनिषद है, ये कहा गया क्वेश्चन में। कह रहा है कंठोपनिषद जो है वो किस वेद का उपनिषद है, तो कंठोपनिषद जो है वो यजुर्वेद का उपनिषद है। किसका, यजुर्वेद का। इसके और भी उपनिषद है, उसका नाम है ईसो उपनिषद। क्या नाम है, ईसो उपनिषद। ये सभी क्वेश्चन आपको लूसेंट में नहीं मिलेंगे, राइट डाउन करते जाइए। कंठोपनिषद, ईसो उपनिषद और एक का नाम है मैत्रियाणी। क्या नाम है, मैत्रियाणी। ये तीन उपनिषद किसके हैं, तो ये तीनों उपनिषद जो हैं वो यजुर्वेद के हैं। किसके हैं, यजुर्वेद के। याद रखना यजुर्वेद के तीन उपनिषद कौन कौन, कंठोपनिषद, ईसो उपनिषद और मैत्रियाणी। यजुर्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ, क्या ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन, तो पंचवीं नहीं, ये सतपथ और तैतरीय। क्या नाम, सतपथ, सतपथ और तैतरीय। क्या नाम है, तैतरीय। ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है यजुर्वेद का, तो सतपथ और तैतरीय। उसके बाद इससे और क्वेश्चन याद रखना क्या है कि यजुर्वेद में यज्ञ संबंधित सारी मंत्रों का चर्चा किया गया है यजुर्वेद में। उसके बाद याद रखना है कि यजुर्वेद जो है वो गद और पद वाला वेद है, गद और पद वाला वेद है। इसके गायन को कहा जाता है अधर्वयु। क्या कहा जाता है, अधर्वयु कहा जाता है यजुर्वेद के। तो यजुर्वेद से इतने सारे क्वेश्चन आपको याद रखने, क्या क्या क्वेश्चन हमने बताया और रिवीजन करा देता है। यजुर्वेद यज्ञ से संबंधित सारी जानकारी इसी में मिलता है। गद और पद वाला ये वेद है। ईशोपनिषद, मैत्रियानी और कंठोपनिषद इसी का उपवेद है। और अधर्वयु बोला जाता है इनके पढ़ने वाले को। दो ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है, सतपथ और तैतरीय, इनके ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋग्वेद के बारे में आपको क्या क्या जानना है वो थोड़ा जानिए। ऋग्वेद के बारे में देखिए, ऋग्वेद के बारे में आपको जानना क्या क्या है। ऋग्वेद में ऋचाओं का क्रमबद्ध संग्रह किया गया है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋग्वेद का जो कालखंड है वो 1500 से 1000 ईसा पूर्व की बात करता है। ये ऋग्वेद से आर्यों की राजनीतिक जानकारी की बात मिलती है। आर्यों की राजनीतिक जानकारी हमें कहां से मिलती है, तो ऋग्वेद से मिलती है। इसमें और भी क्या जानकारी आपको मिलता है कि इंद्र के लिए 250 और अग्नि के लिए 200 मंत्रों का उच्चारण किया गया है। उसके बाद इसमें कुछ ऐसे आपके मंडल हैं जिसको आपको याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे तीसरा, चौथा, सातवां, आठवां, नौवां और 10वां। तीसरा मंडल में कहा गया है जो गायत्री मंत्र जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, जो विश्वामित्र के द्वारा रचित किया गया है, ये ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ऋग्वेद का चौथा मंडल जो है वो कृषि संबंधित जानकारी देता है। सातवां मंडल में 10 राज युद्ध की बात की गई है। 8वें मंडल में लिखे गए ऋचाओं को खिल कहा गया है। 9वें मंडल में देवता सोम का चर्चा है और 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज की चर्चा की गई है ऋग्वेद में, है ना। उसके बाद आइए और भी कौन सा वेद है थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, उनके बारे में भी जानकारियां। इसके बाद आ गया सामवेद। आपको पता है कि भारतीय संगीत का यानी गाने का जो शुरुआत है वो सामवेद से ही किया गया है। सामवेद के गाने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, तो उद्गाता कहा जाता है। ऋग्वेद के गाने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है, तो होत्री कहा जाता है। सामवेद गाने से संबंधित और उद्गाता, है ना। उसके बाद इससे और क्या याद रखना है, सामवेद से इसके उपनिषद तो नहीं याद रखना है, पर इसके आपको याद रखना है क्या क्या, तो पंचवीस और षष्ठवीस दो इसके क्या है, तो आपका ब्राह्मण ग्रंथ। अगर पूछे क्वेश्चन में कि सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन कौन है, तो सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो है आपका पंचवीस और षष्ठवीस। कौन कौन, पंचवीस और षष्ठवीस। उसके बाद आता है अथर्ववेद का। अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है गौपत। क्या नाम है, गौपत। उसके बाद आपको अथर्ववेद जो सबसे बाद वाला वेद है और इसमें जादू टोना मंत्र वगैरह का उच्चारण किया गया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या करा है।
क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है आपका कि किस प्रसिद्ध शासक ने कलिंग को मगध में मिलाया था। तो आपको पता है कि अशोक जो है अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में 261 ईसा पूर्व में इसने कलिंग पे आक्रमण किया। कलिंग की राजधानी थी तोसली और इस पे अधिकार कर लिया। यहाँ का शासक था खारवेल। क्या नाम था? खारवेल। कलिंग जो आज उड़ीसा के नाम से जाना जाता है। और इसी युद्ध के बाद अशोक ने शस्त्र को त्याग दिया और बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से इसने बौद्ध धर्म की शिक्षा ली थी, है ना। बौद्ध धर्म की शिक्षा किससे ली थी? उपगुप्त से इसने शिक्षा ली थी। इसकी जानकारी जो कलिंग युद्ध की जानकारी है वो इसके शिलालेख 13वें शिलालेख से मिलता है। किस शिलालेख से मिलता है? 13वें शिलालेख से मिलता है। अशोक जो कौन सा वंश का शासक था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश का स्थापना जो किया गया था मगध पे, उसी का ये शासक था। और ये 269 बीसी में गद्दी पे बैठता है। जब गद्दी पे बैठता है तो ये अवंती का राजपाल था उस समय। कहां का राजपाल था? अवंती का राजपाल था। अशोक का नाम अशोक मस्की और गुर्जर्रा अभिलेख में अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। उसके बाद इनकी माता का नाम क्या था? यही पूछा जाता है। सुभद्रांगी। क्या नाम था इनकी माता का नाम? सुभद्रांगी। और इनकी पत्नी का नाम था कारुबाकी। क्या नाम था? कारुबाकी। इनके पुत्र का नाम था महेंद्रा और पुत्री का नाम था संघमित्रा। भारत में शिलालेखों की शुरुआत अशोक के द्वारा ही किया जाता है। भारत में शिलालेखों की शुरुआत किसके द्वारा किया जाता है? अशोक के द्वारा ही किया जाता है। और पहला शिलालेख इनका खोजा जाता है 1750 में नई दिल्ली में। और इसका खोज किसने किया था? तो इनका खोज जो किया गया था वो पढ़ा गया था किसके द्वारा? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। और खोज टिपैंथलर के द्वारा क्या किया गया था? खोज किया गया था और पढ़ा गया था 1837 में। किसके द्वारा? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा पढ़ा गया था। तो ये एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था अशोक के बारे में। वैसे अशोक के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, पर इतना बहुत है जो हमने आपको बताया एक सेट प्रैक्टिस के दौरान। इसके बाद इसमें और भी देखिए, महापद्म नंद जो था वो नंद वंश का संस्थापक था और नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था जो सिकंदर के साथ युद्ध करते हुए हारा था। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आप जान रहे हैं, मौर्य वंश का ये संस्थापक था। और मौर्य वंश के संस्थापक अंतिम समय जो था वो चंद्रगुप्त मौर्य जो था अंतिम समय जो था वो श्रवणबेलगोला में बिताया था। और इसी के समय में कौन थे? तो चाणक्य इसी के समय में, जिन्हें कौटिल्य विष्णुगुप्त कहा जाता है, जिसने अर्थशास्त्र लिखा था। उदयन जो था वो हर्यक वंश का शासक था और इसने पाटलिपुत्र नामक शहर को बसाया था। और हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र नागदशक ही था। तो ये सारी जानकारी आप याद रखिए। अगर थोड़ा लगता है कि आपको स्पीड ज्यादा है तो थोड़ा सा वीडियो को स्लो कर लीजिए, है ना। थोड़ा सा ज्यादा मैटर बताना होता है तो थोड़ा सा स्पीड है। अगर आपको लगता है स्पीड ज्यादा है हमारा बताने का, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिएगा तो अगले वीडियो से थोड़ा सा अपनी स्पीड को स्लो करेंगे। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि किस अभिलेख में गौतम पुत्र सतकर्णी के विजय का उल्लेख है? तो ये नासिक अभिलेख में विजय की इसकी घोषणा की गई। गौतम पुत्र सतकर्णी कौन सा वंश का शासक था? ये सातवाहन वंश का शासक था जो महाराष्ट्र के तरफ इन्होंने शासन किया था। सीमुक सातवाहन वंश के संस्थापक था। प्रतिष्ठान इसके राजधानी थे। सीसा का सिक्का के लिए ये वंश बहुत ज्यादा फेमस था कि सीसे के सिक्के किसके द्वारा चलाया गया था? तो सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा चलाया गया था। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि जिल-ए इलाही की उपाधि किसने धारण की थी? तो जिल-ए इलाही की उपाधि बलबन को दिया गया था। बलबन को उलूब खां की उपाधि भी दिया गया था। क्या नाम? उलूब खां की उपाधि भी दिया गया था बलबन को। बलबन जो था वो बहाउद्दीन बलबन के नाम से गद्दी पर बैठता है। और बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति भी अपनाया। नवरोज उत्सव की शुरुआत की। उसके बाद इसने सिजदा और पौवस नामक प्रथा को भी प्रचलन किया था बलबन के द्वारा। उसके बाद गयासुद्दीन तुगलक जो आपका तुगलक वंश का शासक है, मोहम्मद बिन तुगलक, इसने नहरों की शुरुआत कराया गयासुद्दीन तुगलक से, ये याद रखिए। लेकिन आगे जो क्वेश्चन है ये कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ये मोहम्मद बिन तुगलक वही मोहम्मद बिन तुगलक है जिसे जूना खान के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जूना खान के नाम से जानते हैं। भारतीय इतिहास में रक्त पिपासु बादशाह के नाम से इसी को जाना जाता है। अपनी राजधानी देवगिरी सी दौलताबाद इसी ने ही राजधानी को परिवर्तन कर दिया था। सांकेतिक मुद्रा इसी के समय में चलाया गया था। सांकेतिक मुद्रा इसी के समय में चलाया गया था। और कौन? इब्न बतूता इसी के समय में आया था, जिसने रेहला नामक पुस्तक लिखा था। क्या नाम था? इब्न बतूता, जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। अलाउद्दीन खिलजी वंश का शासक था ये। और इसे अली और गरसूब के नाम से बचपन में जाना जाता था। इसने घोड़ा दागने हुलिया लिखने की प्रथा को सुनाया। सबसे बड़ा स्थायी सेना अलाउद्दीन खिलजी का था। मलिक काफूर इसी का एक हिजड़ा जो था वो सेना अध्यक्ष था। बहुत सारी चीजें हैं जानकारी देने के लिए, पर कितना यहाँ पे जानकारी दिया जाए। आइए आते हैं अगले
क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। 23 नंबर 23 नंबर क्वेश्चन है आपका, करा मजहर की घोषणा किस तिथि को किया गया था। तो मजहर की घोषणा जो किया गया था वो 1700 बोले 1579 को किया गया था। मजहर की घोषणा 1575 में इबादत खाना की स्थापना किया गया था और 1578 में इबादत खाना में आम लोगों को प्रवेश की बातें कह दी गई थी 1778 में। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है वो 82 है। 82 में दीन ए इलाही धर्म की घोषणा, दीन ए इलाही धर्म की घोषणा किया गया था 82 में। वहीं 83 में जो था वो 1583 में इलाही संबत जो था वो 83 में चलाया गया था। और 85 में जो घटना घटा था वो राजधानी लेके चला गया था लाहौर। कहाँ लेके चला गया था? लाहौर लेके चला गया था अकबर। ये अकबर के संबंधित ये सारे डेटा है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 24 नंबर क्वेश्चन है, किस देश के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था? तो जर्मनी के सहयोग से 1915 में। अफगानिस्तान, काबुल की राजधानी कि अफगानिस्तान की राजधानी? अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है ना। तो अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में पहला अंतरिम सरकार की स्थापना किनके द्वारा किया गया था? तो महेंद्र प्रताप के द्वारा और जर्मनी के सहयोग से 1915 में किया गया था। क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है पहली बार अलग पाकिस्तान के निर्माण का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? 1940 लाहौर अधिवेशन में। कहां पे पारित किया गया था? 1940 में ये पारित किया गया था। पाकिस्तान शब्द का जो जन्मदाता है वो चौधरी रहमत अली है और द्विराष्ट्र की बात सबसे पहले किसने किया था? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा किया गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है आपका 26 नंबर और 26 नंबर क्वेश्चन मैथ्स का है। मैथ का क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए आप। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है, बी काम को पूरा करने में 8 दिन का समय लेता है, सी उस काम को पूरा करने में ए और बी के साथ काम करने में लिए गए समय के बराबर समय लेता है, तो बी और सी उसी काम को करे तो काम को पूरा करने में कितना समय लेगा। देखिए क्वेश्चन में सिंपल सा ये बात कहा गया है कि ए किसी काम को 6 दिन में करता है, बी उसी काम को 8 दिन में करता है, सी जो है वो ए प्लस बी के द्वारा लिए गए समय के बराबर समय लेता है। इसका मतलब है कि ए प्लस बी के क्षमता के बराबर किसका क्षमता होगा? सी का क्षमता होगा, है ना। तो देखिए हम यहां से सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि ए और बी का एक दिन का क्षमता क्या है। तो देखिए दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो 24। ये एक दिन में काम करता है 6 काम को 24 दिन में, एक काम को करने के लिए कितना लगेगा? तो 6 चौके 24 और 8 तरीके 24, 3। यानी इसके एक दिन का क्षमता 4 है, इसका एक दिन का क्षमता कितना? 3 है। यानी सी का क्षमता एक दिन का कितना होगा? 4 और 3 7 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि अगर बी और सी काम को करे, बी और सी काम को करे तो काम कितने दिन में खत्म होगा? तो काम कितना है? टोटल 24 है और बी और सी की क्षमता कितना है? तो बी की ये सी की क्षमता 7 है और बी की क्षमता 3 है, तो 7 3 10 बटे में कितना? 10। काट दीजिए, 12 दूना 24 और 5 दूना को 10, यानी आंसर हो जाएगा ए नंबर। खत्म, क्वेश्चन इतना ही था। आगे आइए, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1 केजी मिश्र धातु में तांबे की मात्रा कितना होगी यदि मिश्र धातु में 32% तांबा, 40% जस्ता और शेष टीन है। भाई साहब हमें तांबा निकालना है और तांबा 32% है और 1 केजी में होता है 1000 ग्राम और ग्राम में आंसर दिया है, तो निकाल दीजिए ना। 1000 ग्राम का 32% कितना होगा भाई साहब? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 320 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कितना नंबर? तो 28 नंबर। 28 नंबर क्वेश्चन करा, एक निश्चित राशि पर 12.5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच अंतर 45 रुपया है, तो राशि क्या होगी? अब देखिए यहां से क्वेश्चन बनाने के लिए हम आपको बताए हैं कि 2 ईयर के लिए क्या होगा डिफरेंस का फॉर्मूला, डी बराबर पी इंटू आर बटा 100 का स्क्वायर, और 3 ईयर के लिए क्या होगा? डी बराबर पी इंटू आर बटा 100 का स्क्वायर इंटू 300 प्लस आर करेंगे, बटे में लिखेंगे 100। ये हो जाएगा 3 ईयर के लिए, पर हमें 2 ईयर्स के लिए ही निकालना है, तो सीधा सीधा मान रखिए ना 2 ईयर्स के लिए। तो हमें दिया क्या? डिफरेंस दिया है कितना? 45 बराबर प्रिंसिपल निकालना है इंटू आर का स्क्वायर यानी 12.5 गुने 12.5 बटे में 100 का स्क्वायर यानी 100 इंटू 100। अब काटिए, ये 2 पॉइंट को हटाएंगे तो उसके बदले में 100 नीचे में और आएगा, और हम इस पॉइंट को हटा देते हैं, काट देते हैं इस पॉइंट को,
ये भी पॉइंट कट गया। अब इसे कटाइए, 25 चौक 25 पचे 25 से 25 चौके 100, 25 पचे 25 से 25 चौके 100, 5 पचे 25 और 25 से काट जाएगा, 4 बार में ये कट जाएगा। अब इसे गुना करिए, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 को इसमें गुना कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 चौके 20 का 0, हाथ में 2, 6 पचे 30 और 2 32, 4 चौके 16 का 6 हाथ में 1, 6 चौके 24 और 1 25, 0 6 2 8, 5 3 8 और 2 2880 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या करा है वो देखिए। क्वेश्चन अगला करा है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन करा है 5 क्रमगत सम संख्याओं का औसत 40 है। तो 5 क्रमगत सम संख्या 1 2 3 4 5, इन संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है? भाई साहब आपको पता है कि औसत क्या होता है? तो औसत बीच की संख्या होती है। और बीच की संख्या कौन सी है? तो देखिए 2 इधर और 2 इधर, बीच की संख्या ये है, यानी ये वाली संख्या 40 है। और सम संख्या है तो हमें छोटी संख्या पूछा है, तो छोटी संख्या की तरफ चलें। तो 40 के बाद 40 के पहले कौन सा संख्या आएगा जो सम संख्या होगा? तो 38 आएगा। उससे पहले कौन सा आएगा? तो 36 आएगा। कौन सा आएगा? 36 आएगा। तो 36 आपका आंसर हो जाएगा। 36 ये है, यानी बी नंबर आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है वो देखिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्त 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 28 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार मैदान को समतल करने की लागत क्या होगी यदि शुल्क 125 रुपये प्रति वर्ग मीटर है? तो पहले उस वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लीजिए। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुने ये व्यास है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 14 गुणा 14 और 125 से इसे गुना कर दिए। एक वर्ग मीटर का दाम दिया हुआ है 125 रुपया, तो टोटल वर्ग मीटर का दाम कितना होगा? 7 से काट दीजिए, 2 बार में कट जाएगा। 22 से आप गुना कर दीजिए। तो गुना कर देने के बाद कितना आंसर आ जाएगा आप देख लीजिए। इसे गुना कीजिए, 14 दूनी कट, इसे गुना 22 दूनी 44 है ना। 14 से गुना 14 चौके 56 और 14 चौके 56 गुना कर दीजिए। 14 चौके 56 के 6 बचा 5, 14 चौके 56 और 5 61 ये, और गुना कर दिए कितना से? 125 से। 1 2 5 से गुना कर दिए तो कितना? 16 पचे 80 और 6 पचे 30, 16 दूना 32 और 6 दूना को 12 और फिर कितना लिख दें? 6 1 6, इसे जोड़ दीजिए कितना जाएगा? 0 8 2 10, 6 3 9 1 10 का 0 हाथ में 1, 3 2 5 और 1 6 और 1 7, 6 और 1 7, 77,000 रुपया इसका आंसर हो जाएगा। बी नंबर इसका आंसर सही है ना। सीधा सीधा कुछ करना था, वृत्त का क्षेत्रफल निकालना था और एक वर्ग मीटर का 125 रुपया, तो वृत्त का टोटल क्षेत्रफल में गुना कर देंगे, जितना रुपया दिया हो उससे गुना करके आप निकाल लीजिए। गुना करके हम दिखा भी दिए हैं। आइए 31 नंबर क्वेश्चन पे। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है। 31 नंबर क्वेश्चन करा है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की स्थापना जो किया गया था 1969 में किया गया था। बीएसएफ की स्थापना 1965 में किया गया था। आईटीबीपी की स्थापना आईटीबीपी की स्थापना 1962 में किया गया था और सीआरपीएफ की स्थापना 1939 में किया गया था, है ना। ध्यान रखना ये सीआईएसएफ है। सीआईएसएफ की स्थापना 1969, आईटीबीपी 1962, बीएसएफ 1965, सीआरपीएफ 1939। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा देश जो क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों क्षेत्रों में समान स्थान पर आता है? तो वो आंसर होगा ब्राजील। कैसे आंसर होगा ब्राजील? कि जब आप जनसंख्या के दृष्टि से देखिएगा देशों का क्रम और क्षेत्रफल के दृष्टि से देखिएगा क्रम, तो ब्राजील दोनों में ही 5वें नंबर पे आता है। ठीक है, तो ब्राजील दोनों में ही 5वें नंबर पे आता है। तो आंसर हो जाएगा इसका ब्राजील। ब्राजील जिसकी राजधानी है ब्राजिलियस और यहाँ की जो भाषा है वो है पुर्तगाली। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर। देखिए कह रहा है कंचनजंगा पर्वत हिमालय के किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो ये हिमालय की बृहद श्रेणी के अंतर्गत आता है। हिमालय की बृहद श्रेणी में है आपका एवरेस्ट है, कंचनजंगा है, मकालू है, धौलावीरा है, उसके बाद आपका ये नंगा पर्वत है और अन्नपूर्णा है। ये सभी पर्वत जो है आपके बृहद हिमालय के ही हिस्सा है। हिमालय टॉपिक को पढ़ाने के लिए आपको एक हिमालय का ऐसा टॉपिक है जहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे निकाले जाते हैं और आपको इसका अध्ययन बहुत अच्छे तरीका से करना होगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो आते हैं वो बहुत ही कंसेप्चुअल आते हैं, यानी आपको बहुत ही समझ होगा तभी आप यहाँ से क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो हिमालय को भी हम लेकर आएंगे धीरे धीरे। अभी जब तक थोड़ा सा भी शेड्यूल नहीं बना है, जब शेड्यूल बन जाएगा
इस यूट्यूब चैनल पे कि किस टाइम क्या वीडियो आने वाला है और कब चैप्टर को स्टार्ट किया जाएगा। थोड़ा सा इंतजार है मेरा उस दिन का जब थोड़ा सा बच्चे लोग ज्यादातर जुड़ जाएं इससे, उसके बाद हम सारा काम शेड्यूल बाय करना शुरू कर देंगे। उसमें हिमालय को हम पढ़ाएंगे, हिमालय से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारा विथ मैप आपको दिखाएंगे कि कौन सा पर्वत कहाँ पे है, कौन सा, किसे हम बृहत हिमालय, किसे ट्रांस हिमालय, किसे शिवालिक कहते हैं, किसे मध्य हिमालय कहते हैं, किसे दून कहते हैं, किसे द्रान कहते हैं, सभी चीजें हम बताएंगे आपको हिमालय से संबंधित। तो अभी तक आप सिंपल सी यहाँ पे जानिए सिर्फ ये कि कंचनजंगा किस श्रेणी का हिस्सा है, तो बृहत हिमालय का है। और बृहत हिमालय में एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलावीरा, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा, ये सभी बृहत हिमालय के ही चोटियां हैं। कंचनजंगा भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, जबकि एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की विश्व की सबसे लंबी चोटी कौन सी है, कमेंट्स बॉक्स में आपको कमेंट्स करके बताना है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 34 नंबर ये है, मालदीव और मिनिकॉय द्वीप के बीच कौन सा चैनल है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच है नॉर्थ डिग्री चैनल। कौन सा, नॉर्थ डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल जो है वो, सॉरी ये गलत है यार, ये हो जाएगा 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। 8 डिग्री चैनल जो है वो मालदीव और मिनिकॉय के बीच है। 9 डिग्री चैनल जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच है, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच है। 10 डिग्री चैनल जो है वो उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीच है। और ग्रेट चैनल जो है वो सुमात्रा और निकोबार के बीच है। तो ध्यान रखना, 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय, 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय, और 10 डिग्री चैनल जो है वो ग्रेट चैनल और ये उत्तरी अंडमान और दक्षिणी अंडमान, और ग्रेट चैनल जो है सुमात्रा और निकोबार के बीच स्थित है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा, तो 35 नंबर। 35 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पे है। तो बिहार जलप्रपात जो है वो टोंस नदी पे है, और टोंस नदी जो है वो यमुना की सहायक नदी है। टोंस हो गया आपका, उसके बाद चंबल हो गया, सिंघी हो गया, ये सभी जो है वो यमुना के सहायक नदी। नर्मदा नदी के बारे में आप जाने कि अमरकंटक से निकलती है और महाराष्ट्र का थोड़ा सा हिस्सा लेते हुए गुजरात में जाकर अरब सागर में गिर जाती है। दक्षिण ये भारत में ये पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है जो एक्चुअरी का निर्माण करती है, ये डेल्टा का निर्माण नहीं करती है। और नर्मदा नदी पे ही कौन सा जलप्रपात है, तो धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर। गंडक नदी जो है वो नेपाल से निकलती है, गंगा की सहायक नदी है और नेपाल में से नारायणी नदी के नाम से जानते हैं। त्रिवेणी नहर, कौन सा नहर, त्रिवेणी नहर जो है वो गंडक नदी से ही निकलती है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपका 36 नंबर। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, लाल मिट्टी का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है, तो लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। और लौ ऑक्साइड में भी दे दे तो फेरिक ऑक्साइड, किसका, फेरिक ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का लाल रंग होता है। आपका ये दक्षिण भारत के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा लाल मिट्टी पाए जाते हैं। लाल मिट्टी में जब जल को प्रवेश किया जाता है, यानी जल जब जाता है उसमें, तो उसका रंग जो हो जाता है वो पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। ध्यान रखना है, लाल मिट्टी क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाल मिट्टी का जल धारण रंग कैसा होता है, तो पीला होता है ना। तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो लेटेराइट मिट्टी या फिर फेरस ऑक्साइड की मात्रा होती है लाल मिट्टी में, जिसके कारण इसका रंग लाल होता है। चलिए आते हैं, प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है, तो प्रायद्वीपीय भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन तालाब है। क्योंकि प्रायद्वीपीय भारत की नदियां बारहमासी नदी नहीं है, इसलिए वहां पे 12 मास नदी में पानी नहीं रहती है, जिसके कारण वहां पे नदी के द्वारा सिंचाई नहीं हो पाती है। तो तालाब के द्वारा ही वहां पे ज्यादातर सिंचाई होती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर की कुलसी और धनसिरी किसकी सहायक नदी है। अगर आपने हमारा पीछे वाला वीडियो देखा होगा टेस्ट का, जिसमें हमने ब्रह्मपुत्र नदी को विथ मैप बताया था कि कहां से निकलती है, क्या नाम से तिब्बत में जानी जाती है, किस नाम से अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और किस नाम से ये असम में बहते हुए और किस नाम से ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और कौन कौन सी इसकी सहायक नदी है, सभी चीज बताए थे। पर आपको आज रिवीजन करा देते हैं, आप वो वीडियो जाके देखिए विथ मैप, है ना। ये मानसरोवर के झील से निकलती है, तिब्बत में ये से सांगपो, यांगपो, जांगपो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से ये प्रवेश करती है। दिवांग, मिसमी, मीरी, ये सभी नदियां इसको अरुणाचल प्रदेश में मिलती है। और ये बाद में असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, और ये आगे बढ़ते हुए फिर बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाती है। इसी में इसकी जो सहायक नदी है कुलसी है, धनसिरी है, उसके बाद है मानस है, और आपका तीस्ता है, उसके बाद आपको बराका नदी है। ये सभी नदियां आकर ब्रह्मपुत्र में मिलती है। और भी है जो वहां पे आप देखिए मैप पे हमने सारा चीज आपको वहां पे बताया है। तो आंसर जो इसका हो जाएगा वो ब्रह्मपुत्र हो जाएगा।
सी नंबर, है ना। यमुना नदी के बारे में आप जानते हैं कि यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, यमुनोत्री से निकलती है, और चंबल जो है ये वो यमुना की सहायक नदी है। कृष्णा के बारे में भी हमने आपको बताया है कि आपको ये महाराष्ट्र के श्रीअंकलेश्वर से निकलती है, और ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में चली जाती है। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन जो है वो 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में से क्या कह रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्त कि निम्नलिखित में से किस झील की अवस्थिति केवल एक ही देश में है। तो देखिए जो मिशिगन झील है ना, जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में है, बाकी सारे यूएसए और कनाडा के हैं, जैसे 4 झील तो यहाँ पे है नहीं, है ना। तो ध्यान क्या रखना है कि मिशिगन झील जो है वो केवल एक ही देश में है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है आपका कौन सा, तो 40 नंबर। 40 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फॉकलैंड की जलधारा क्या है, किस महासागर की जलधारा है फॉकलैंड। तो फॉकलैंड जो है वो अटलांटिक महासागर की जलधारा है। हम जलधारा की एक भी क्वेश्चन नहीं गलत करते हैं, जब भी हम क्वेश्चन बनाते हैं जलधारा की एक भी क्वेश्चन हमसे गलत नहीं होता है। क्यों नहीं गलत होता है, क्योंकि हम जलधारा के प्रशांत महासागर की जलधारा, गर्म ठंडा, अटलांटिक महासागर की गर्म ठंडा, हिंद महासागर की गर्म ठंडा, सारा हम एक कंसेप्ट से उसे बैठाए हुए हैं, और हम उसी कंसेप्ट पे सारे क्वेश्चन को बनाते हैं। तो अगर आपको भी ऐसे कॉन्सेप्ट चाहिए, आपको भी ये वीडियो चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों में सब्सक्राइब कराने के लिए और भी दोस्तों के पास शेयर करें, ठीक है। तो वैसे वीडियो हम आपको छोटे छोटे वीडियो लेकर आते रहेंगे। थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड का मेरा इंतजार है, जैसे ही व्हाइट बोर्ड हमें आ जाएगा हम छोटे छोटे वीडियो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम ये जलधारा जो भी इस तरह का क्वेश्चन है सारे लेकर आएंगे। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का, रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे। तो रोहिला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हिमाचल प्रदेश में, आंसर हो जाएगा इसका क्या, सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन जो है वो 42 नंबर है। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, ये क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत जो हुआ था 83-84 में हुआ था। ऐसे भी इससे क्वेश्चन पूछा किस शताब्दी में, तो 1900 वाले शताब्दी में ये शुरुआत किया गया था। आप याद रखिए ये डेट एक्चुअल कि 1983 से 84 के बीच द्वितीय हरित क्रांति आई थी भारत में, है ना। तो द्वितीय हरित क्रांति से पहले आप जानिए कि पहले प्रथम हरित क्रांति जो था वो जो है वो भारत में 66-67 में शुरुआत किया गया था भारत में। MS स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कहे जाते हैं, जबकि विश्व में हरित क्रांति की जो शुरुआत हुआ था वो आपका नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा किया गया था। एक क्वेश्चन जो आपको बहुत ही हिट क्वेश्चन मैं दे रहा हूं कि हरित क्रांति शब्द को किसने दिया था, तो विलियम गॉड के द्वारा। क्या नाम था, विलियम गॉड के द्वारा हरित क्रांति शब्द को दिया गया था। ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। तो हरित क्रांति संबंधित ये थोड़ा फैक्ट्स आप याद रखिए कि हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी, 66-67 में, और ये MS स्वामीनाथन इसके जन्मदाता है, नॉर्मन बोरलॉग विश्व में इसके जन्मदाता है। और दूसरी हरित क्रांति कब आई थी, तो 83 से 84 के बीच। और हरित क्रांति शब्द को किसने दिया था, तो विलियम गॉड के द्वारा हरित क्रांति शब्द दिया गया था। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, वो है आपका 42 नंबर क्वेश्चन हो गया दोस्त। अब आइए क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए क्या कर रहा है कि पड़ोसी देश म्यांमार के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं। तो मैं मैप का ऐड करना स्लाइड शायद भूल गया, मैप नहीं ऐड कर पाया हूं, कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूं। देखिए डायग्राम से ये कोशिश करता हूं इधर बनाने का। ये अरुणाचल मान के चलिए, ये जो इलाका है ये असम का है, ये अरुणाचल प्रदेश का, ARP अरुणाचल प्रदेश का है। उसके नीचे आइएगा तो नागालैंड मिलेगा आपको, नागालैंड मिलेगा। उसके नीचे आइएगा तो मणिपुर मिलेगा, क्या मिलेगा, मणिपुर मिलेगा। उसके नीचे आइएगा तो मिजोरम मिलेगा। यही वो 4 राज्य है जो क्योंकि इस तरफ म्यांमार है, तो यही वो 4 राज्य है जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। तो आंसर जो इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा, 4 ऐसे राज्य हैं जो म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। वैसे हम आपको पिछले टेस्ट में भी मैप के थ्रू हम आपको जानकारी दिए थे कि कौन से राज्य से किसकी सीमा कैसे लगती है, पर इसमें मैं मैप ऐड करना भूल गया शायद, पर कोई बात नहीं, अगले बार आएगा तो जरूर हम बताएंगे आपको। सीमावर्ती राज्य बहुत बार आएगा और इतना बताएंगे आपको कि ऐसे ही आ जाएगा बाय मैप, मिस्टेक हो गया है मुझसे, है ना। तो म्यांमार की सीमा कितने राज्यों से लगती है, 4 राज्यों से। कौन कौन, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, है ना। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है
अगला क्वेश्चन है 44 नंबर। 44 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, क्या कर रहा है 44 नंबर कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है। तो उत्तराखंड में अवस्थित नहीं है नाथुल्ला, क्योंकि ये है कहां पे, सिक्किम में अवस्थित है। कहां पे है, सिक्किम में। सिक्किम में एक और दर्रा कौन सा है, जेलेपला। क्या नाम है, जेलेपला। बाकी माना, नीति, लीपू ये सभी कहां पे है, उत्तराखंड में है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। और 45 नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन देखिए ध्यान से पढ़िए थोड़ा, कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रतीक चिन्ह में क्या है। तो रिजर्व बैंक के इंडिया का जो प्रतीक चिन्ह, तार वृक्ष के समान एक बाघ को रखा गया, सामने एक क्या रखा गया, बाघ को रखा गया। ये क्वेश्चन बहुत ही हटके है, जो आपको सिंपल बुक्स में नहीं मिलेंगे। तो ध्यान रखना, रिजर्व बैंक का जो प्रतीक है उस पे एक बाघ है और ताड़ का एक वृक्ष है। रिजर्व बैंक आपको बताया जो भारत का बैंकों का बैंक कहलाता है। 1934 के एक्ट के तहत इसकी स्थापना होती है। 1935 में इस समय इसका मुख्यालय कोलकाता में है और 1937 में इसकी मुख्यालय मुंबई में कर दिया जाता है। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। और अभी पता है कौन है आरबीआई के अध्यक्ष, शक्तिकांत दास। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पे। पहले अध्यक्ष का क्या नाम था बताइए आप, कि आरबीआई के पहले गवर्नर का क्या नाम था, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइए। भारतीय नहीं, पहले गवर्नर की बात की है हम। आइए 46 नंबर क्वेश्चन करें, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचलन किसके साधन है। करा है, नगद आरक्षित अनुपात तथा खुले बाजार की संक्रियाओं में विचलन जो पैदा होता है वो किसके साधन है। तो ये मौद्रिक नीति का साधन है, इसमें समझने की कोई बात नहीं, सीधा याद रखिए। आइए क्वेश्चन नंबर 47 पे। और 47 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, अन्नपूर्णा योजना शुरू किया गया था किस वर्ष, तो 2000 में किया गया था। ये याद रखिए, सीधा सीधा फैक्ट से याद करना है। अन्नपूर्णा योजना गरीबों को भूख से बचाने के लिए, भोजन प्राप्त करने के लिए शुरुआत किया गया था 2000 में। उसके बाद है वाई के अलग समिति का संबंध किससे है। तो वाई की अलग समिति का संबंध जो है वो आपका गरीबी से है। किससे है, गरीबी से है। याद रखिएगा, वाई की अलग समिति का संबंध किससे है, गरीबी से। आइए 49 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आपको पता है 14 राष्ट्रीयकरण कब किया, 14 बैंकों का 1969 में किया गया था। 1969 में कौन हो जाएंगे, तो इंदिरा गांधी हो जाएगा, है ना। आंसर हो जाएगा बी नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक कौन है। बीएस मिन्हास जो है वो प्लानिंग एंड द पुअर पुस्तक के लेखक हैं। बताइए एडम स्मिथ का पुस्तक का नाम क्या है, तो वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ का। दादा भाई नौरोजी के पुस्तक का नाम क्या है, तो दादा भाई नौरोजी के पुस्तक का नाम है द ब्रिटिश एंड क्या नाम है उसका, द प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। क्या नाम है, द प्रॉपर्टी एंड ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। तो ये था आज का 50 क्वेश्चन। कैसा लगा मेरा डिस्कशन, कैसा लगा मेरा एनालिसिस, कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करके बताएं कि क्या इसमें और कुछ सुधार करने की जरूरत है या फिर इस प्रकार से इसे जारी रखा जाए। अभी 50 क्वेश्चन का ही चल रहा है, सब इंस्पेक्टर का ये टेस्ट था। हम पूरे 100 क्वेश्चन को भी लेकर आएंगे, लेकिन थोड़ा हमारा प्रयास है कि थोड़ा बच्चे और भी शामिल हो जाएं ताकि सारा बच्चा इसका लाभ उठा सके। और मैं धीरे धीरे अब शेड्यूल भी बनाने जा रहा हूं और एक एक करके हर टॉपिक को भी मैं वैसा टॉपिक, सारे टॉपिक को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन जो टॉपिक लगेगा कि नहीं इस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करना चाहिए और इससे क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक को हम जरूर लेकर आएंगे। और सेट प्रैक्टिस रेगुलर चलते रहेगा और थोड़ा आपका सपोर्ट हमें चाहिए और उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और देखते हैं अगले वीडियो में कि क्या आता है आपके लिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।